बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। आज एक बहुत बड़ा दिन था और वही हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी पूरा पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था। यानी ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि फ़ैसले होने से पहले हर पाकिस्तानी को, आम आदमी को, सबको आइडिया हो जाता है कि फ़ैसला होना क्या है। बेंच को देखकर आइडिया हो जाता है, बेंच के सरबराह को देखकर आइडिया हो जाता है कि इस मामले का फ़ैसला क्या निकलेगा। आखिरी केस सिर्फ हमने एक देखा था, मखसूस नशिस्तों वाला, जहाँ पे किसी को भी आइडिया नहीं था कि फ़ैसला क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे उसके बाद से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज है और कोई भी बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच से बड़ा बनता ही नहीं है। तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने क्या कुछ किया और उसके नतीजे में क्या हुआ ये कि अब लोटा फैक्ट्री खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के नतीजे में लोटा फैक्ट्री खुल गई है। वो कैसे खुली है मैं आपको बता देता हूँ। जो नज़रसानी अपील दायर की गई थी उसको ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरटेन किया, बल्कि उस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसके मुताबिक फ़ैसला आ गया। यानी ये हुकूमत की अपील तो नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील थी और ये टाइम बार्ड थी। यानी ये जो अपील थी 1 महीने के अंदर अंदर करनी थी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर नहीं की जा सकी। इस अपील को 1 हफ़्ता लेट किया गया। यानी 6 दिन कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ 4 दिन रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 1 महीने की एक लिमिट होती है उसके अंदर इस अपील को नहीं किया जा सका। कादी फ़ायद ईसा साहब माजी में बड़ी शद्द और मद के साथ अपने फ़ैसलों में ये लिखते रहे हैं कि जब भी कोई नज़रसानी की अपील आएगी या रिव्यू की पटिशन आएगी, अगर वो अपने मुकर्ररा वक्त के बाद आएगी तो उसको अदालत इंटरटेन नहीं करेगी। इसी बुनियाद के ऊपर मुझे आज कदीर साहब हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने मुझे आज एक बात बताई और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब जो हुदैबिया पेपर मिल का केस था, अरबों रुपए का शरीफ ख़ानदान का, उसमें जो फ़ायदा पहुंचाया गया शरीफ ख़ानदान को वो ये था कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने उस केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर उड़ा दिया था और वजह उसकी ये बनी थी कि नैब ने जो अपील की थी वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद की थी। ये मुझे कदीर जंजुआ साहब ने कहा। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये वही कादी फ़ायद ईसा साहब है कि जब नैब अपील करे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ तो 1 महीने के अंदर क्योंकि अपील नहीं हुई, टाइम के बाद हुई है, लिहाजा अपील फारिग, चाहे कौम के अरबों रुपए ज़ाया हो जाए। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिर्फ एक ओपिनियन के ऊपर अपील करे और वो टाइम बार्ड भी हो, लेकिन क्योंकि शरीफ ख़ानदान को इस वक्त फ़ायदा हो रहा है, कादी साहब की एक्सटेंशन का मामला भी लटका हुआ है, लिहाजा यहाँ पे कादी फ़ायद ईसा साहब ने अपने उन्हीं उसूलों को पामाल कर दिया, अपनी उन्हीं उसूलों के बरक्स वो चले गए। बहरहाल अब होगा क्या? अब होगा जी, एक लोटों की मंडी लगेगी, ख़रीदो फरोख्त होगी। जो बिक गया वो बिक गया, जो ना बिका उसको खौफज़दा किया जाएगा, लोगों को लालच दी जाएगी, लोगों को अगवा किया जाएगा, उनको हरासा किया जाएगा, उनके कारोबार ठप किए जाएंगे, उन्हें हर तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा, हत्ता कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के भी चांसेस हैं और जो नहीं मानेगा उसके घर वालों को उठा लिया जाएगा। जैसे आपको याद है सादुल्लाह बलोच ने बताया कि उसकी बीवी को और बेटी को अगवा कर लिया गया, उसकी खाला को अगवा कर लिया गया। तो ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस नॉर्मल होती जा रही है और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और कोई इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन ये जुल्म है, लोगों के घर वालों को अगवा किया जाता है, बच्चों को अगवा किया जाता है। छोटे बच्चे जो अभी मेजर नहीं हैं, यानी जो बालिग नहीं हैं, जिनके आईडी कार्ड भी नहीं बने, उनको भी उठाकर पुलिस और हसास इदारे ले जाते हैं और फिर दबाव डालते हैं कि हमारे मुताबिक फ़ैसले करो, जो हम कह रहे हैं वैसे आप करेंगे तो आपकी जान छूटेगी। तो अब जो अरकान असम्बली हैं उनको एक ख़तरे से दो चार कर दिया है और ये जो लोटा फैक्ट्री है ये लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक डिसीजन के बाद। यानी आज ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया है हॉर्स ट्रेडिंग का। अब ये वोट डाल सकते हैं, वोट काउंट होगा, बाकी तफसीली फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा। कादी साहब ने अभी भी तफसीली फ़ैसला जारी नहीं किया, वो बाद में बताएंगे कि उसका क्या करना है। आज की समाअत में हुआ क्या था? एक तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात की बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, उन्होंने सारे कानूनी नुक्ते इस्तेमाल किए कि इस केस को लंबा चलाया जाए, इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएँ, केस को कम से कम इतना लंबा ले जाएँ कि वो टाइम गुजर जाए जिसमें ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मुलाकात जो करवाई गई वो तो एक वकील की और क्लाइंट की मुलाकात ही नहीं थी, उसके अंदर तो जनाब बैठे हुए थे पुलिस अफसरान, तो वो कैसी मुलाकात थी?
तो उसके ऊपर भी अदालत ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए से खुद इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने इस्तदा की है इमरान खान साहब ने अपने वकील के ज़रिए से कि मैं वीडियो लिंक पर खुद आकर बात करना चाहता हूँ। अब लाजमी बात है उसकी तैयारी होनी थी, चीज़ें होनी थी, उसमें भी एक दिन लग जाना था, लिहाजा वो मौका भी नहीं दिया गया। क्योंकि अगर कल केस लगता था, कल जुम्मा था, उसके बाद 2 छुट्टियाँ आ जाती, लेकिन आज हर हाल में इस केस का फैसला सुनाया जाना था। ये बहुत सारे लोग पहले ही कह रहे थे। और जब ये भी नहीं बात मानी गई तो फिर बिला आखिर थोड़ी सी बातचीत हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अच्छा केस लड़ा इमरान खान साहब का। उन्होंने ये भी बताया कि जनाब हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है और उसमें चीफ जस्टिस की उम्र की हद बढ़ा रही है, और ये जो केस आप सुन रहे हैं इसका उन्हें फ़ायदा होगा। अगर आप फैसला करते हैं तो ये मफादात का टकराव है, जिसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। हम काफ़ी दिनों से इस पर बात कर रहे हैं। तो लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा जो आप बोल रहे हैं ना उसे हम सुनेंगे और ना ही उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे, ये कादी साहब ने कहा। फिर बिलाखिर इमरान खान साहब के वकील ने इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा हुआ था, उन्होंने 63A का जो नज़रसानी केस है, ये जो 5 रुकनी बेंच है, इसका बाइकआउट कर दिया और बाइकआउट करके उसमें से निकल लिए। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब ने उन्हें अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया, जो एक अच्छी प्रेसिडेंट नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अली ज़फ़र साहब ने कबूल भी कर लिया। और लेकिन इमरान खान साहब के वकील के तौर पे उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। अब आप देखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे आता है। नंबर 1, मर्जी की कमेटी बनाई गई, यानी जो कमेटी केस बेंचेस बनाती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, वो कादी साहब ने पहले वो मर्जी की बनाई, उसके बाद अपनी मर्जी का बेंच बनाया। फिर एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो उस बेंच में पसंद नहीं आए और उन्होंने एक कानूनी नुक्ता उठाया, उनको एक अजीब तरीके से निकाल के अपनी मर्जी का दूसरा जज भी उसके अंदर शामिल किया। पूरा का पूरा बेंच जो है वो हम ख्याल हो गया। उसके बाद जितने एतराज़ात आए वो सारे एतराज़ात मुस्तरद किए गए। तो ये मफादात का टकराव नहीं तो और क्या है। यानी बिलावल जरदारी खुद कह रहे हैं कि जनाब 25 तारीख से पहले पहले आईनी तरमीम लाना होगी। यानी बिल्ली तो थैले से बाहर आ चुकी है। वो तो अपने मुंह से बता रहे हैं कि हमने 25 अक्टूबर से पहले, यानी कादी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले इस आईनी तरमीम को लेकर आना है। उसके बाद मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इसलिए हो जाएगी ना कि नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जिसके बारे में शायद ये चाहते हैं कि वो ना आए। कादी फ़ायद ईसा साहब ने एक और नुक्ता भी उठाया। उन्होंने कहा जी ये तो आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो आप एक हेडलाइन बना रहे हैं। तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा जी हेडलाइन तो आज भी लगी है, और वो ये लगी है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले ये करना है जी, आईनी तरमीम करनी है। लेकिन कादी साहब ने इसके ऊपर फिर तवज्जो नहीं दी। अब जनाब मंडियाँ लगेंगी, बंदे काबू होंगे, ये सारा खेल खेला जाएगा। क्या बंदे काबू हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ का और फजलुर रहमान साहब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान अब शुरू हो गया, और ये इम्तिहान उन्हें हर सूरत पास करना पड़ेगा। फजलुर रहमान साहब के 2 बंदे जो हैं वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। 2 बंदों के बारे में बहुत कंफर्म किया जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब के 2 बंदे उनके हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन बाकी 6 बंदे फजलुर रहमान साहब की मुट्ठी में रहेंगे। तो 2 वोट फजलुर रहमान साहब के जा सकते हैं। हुकूमत पहले ही अपने 2 वोट खो चुकी है। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम 7 से 8 या 9 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। किसी भी सूरत में उन्हें 8 बंदे तो एटलीस्ट उन्हें 7 से 8 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के 3 बंदे जो हैं वो अभी तक मशकूक हैं। एक के बारे में तो बहुत कन्फर्मेशन आ गई है, जिनका नाम चौधरी उस्मान है साहिवाल से। ज़हूर कुरैशी जो है वो बिल्कुल आसरा नहीं करवा रहे अभी तक, और औरंगज़ेब खिच्ची भी। अब ये 3 बंदे जो हैं ये तो बहुत मशकूक हैं। इनके अलावा 3-4 बंदे हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी वो यकीन दहानी तो करा रहे हैं कि वो साथ खड़े होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन मैक्सिमम बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने महफूज किए हैं, महफूज मकामात पे उनको पहुंचाया, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कादी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के दिन तक वो बंदे वहीं पे रहें। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे बंदों को बचा पाएगी और ज़्यादा बंदों को रोक पाएगी? अवामी एहतजाज भी इसके अंदर एक फैक्टर होगा। जिस तरह अवामी एहतजाज होगा, लोग उन शहरों में एहतजाज करेंगे जहाँ के लोटे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। अब इन लोगों को ज़हन में रखना पड़ेगा कि या तो ख़ानदानी सियासत हमेशा के लिए तबाह, या थोड़े अरसे की सख्तियाँ हैं और उसको झेल लिया जाए। बहरहाल अब ज़राए ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस फैसले का सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे थे, और इस फैसले के आते ही फौरी तौर पे जो हुक्मरान जमात है उन्होंने ये तय किया है, हुक्मरान इत्तेहाद ने, कि दोनों ऐवान अब बुला लिए जाए। कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाए और सेनेट का इजलास भी बुलाया जाए। मुमकिन तौर पर ये इजलास
एतवार या पीर को बुलाया जा सकता है। ज़्यादा चांसेस जो है वो सोमवार के हैं, पीर वाले दिन के हैं। यहाँ फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट जो है वो दलील उनकी अच्छी है, यानी वो लॉजिकल है और ये बात और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी इसको मौखर कर दें आप तरमीम को, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। इससे पहले भी आप लोग हफ्ते और इतवार को कह रहे थे कि अगर तरमीम ना हुई तो आसमान गिर जाएगा, तो एक तारा भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा आप रुक जाएं, अभी तरमीम ना करें, पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर उसको नीचे आने दें। एक तरफ हुकूमत के लोग जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि जी एहतजाज की सियासत क्यों करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कल यही बात की, शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने लंबी लंबी ट्वीटें लिख दी कि जनाब उस वक्त जब शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान के अंदर इजलास होने जा रहा है, दुनिया भर से रहनुमा आ रहे हैं, मुख्तलिफ गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने पे तुल पड़े हैं और जनाब वो ये उन पे ब्लेम ये किया जा रहा है कि वो इस मौके पर जानबूझ के लोगों को निकाल रहे हैं। तो इसका आसान हल मैं बता देता हूँ, आप तरमीम को मौखर कर दें और इमरान खान साहब एहतजाज को मौखर कर देंगे। देखें, पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान इस हुकूमत को गिराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो जी नहीं, इमरान खान साहब इस हुकूमत को गिराने के लिए ये एहतजाज नहीं कर रहे। क्या इमरान खान साहब कोई और उनका एजेंडा है कि फौरी तौर पे वो जेल से बाहर आना चाहते हैं? वो तो पिछले 11-12 माह से जेल में है, तो अगर जेल से बाहर आना उनका मकसद होता तो ये एहतजाज वो पहले कर रहे होते। तो इसका मतलब है वो जेल से बाहर आने के लिए भी एहतजाज नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ये एहतजाज कर क्यों रहे हैं? वो ये एहतजाज कर रहे हैं एक आईनी तरमीम को रोकने के लिए, जिसको वो आईने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला समझते हैं और वो ये समझते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो इसके ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। तो हुकूमत अगर चाहती है कि तमाम सरबराहान के दौरे बड़े पुरअमन तरीके से हों और कोई एहतजाज ना हो, पूरा पाकिस्तान उनको वेलकम करे, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है कॉन्फ्रेंस, वो इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से और बेहतर अंदाज में हो, तो हुकूमत को चाहिए कि आईनी तरमीम को मौखर कर ले। ये कौन सा कोई ज़िंदगी मौत का मामला है? इसको नवंबर पे ले जाएं, आईनी तरमीम को नवंबर पे ले जाएं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा भी है ना, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि आईनी तरमीम तो काजी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है। तो ठीक है, आप आईनी तरमीम को काजी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद पे ले जाएं, नवंबर में ले जाएं, ये सारे दौरे भी हो जाएंगे और बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठ जाएगी। जब दोबारा आप आईनी तरमीम लेकर आएंगे, उसका मुसव्वदा अगर अपोजिशन को पसंद आएगा तो आपके साथ खड़ी हो जाएगी, नहीं आएगा तो एहतजाज करेगी, लेकिन ये सारा माहौल निकल गया होगा। ये बड़ा आसान है। अब इस आईनी तरमीम के खिलाफ जो है ना वकला खड़े हो गए हैं, बहुत तगड़े हो गए। वकला का एक कन्वेंशन होने जा रहा है 5 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा है, पेशावर में। 4 तारीख को तो इस्लामाबाद डी चौक में जो होना है उसका आइडिया हो रहा है। हुकूमत की कांपें टांगी हुई हैं, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं, बहुत सारे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लगातार लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। जो लोग छुट्टी करके दफ्तरों से घर जा रहे होते हैं उनको रास्ते में पकड़ के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जगह जगह पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। 4000 की इजाफी नफरी बुला ली गई है। रेड जोन को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है और बहुत बड़े पैमाने पे रुकावटें लगाई जा रही हैं। आंसू गैस की शेलिंग और हर चीज़ का बंदोबस्त किया गया है। क्या ये सारा कुछ करके रोका जा सकता है? अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं तो पहुंचूंगा, और उनके जो तर्जुमान है बैरिस्टर साहब, उन्होंने साफ कहा कि अली अमीन गंडापुर हर हाल में डी चौक पहुंचेंगे, कुछ भी हो जाए, सारी रुकावटें अबूर करेंगे। पब्लिक के अंदर जो पैशन है, जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग भी इसको एक आखिरी मौके की तरह ले रहे हैं। लोगों को आइडिया है कि अगर लोग इस वक्त अदलिया के साथ खड़े ना हुए, लोगों ने इस वक्त अदलिया का साथ ना दिया, आईने पाकिस्तान के साथ खड़े ना हुए, तो फिर ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। और जितनी मेहनत इमरान खान साहब ने की है, या जो लोग भी जमहूरियत पसंद हैं, जिन्होंने मारें खाई, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की, जिन्होंने 8 फरवरी को ख़तरात के बावजूद निकल कर जाकर लाइनों में खड़े होकर सारा दिन वोट दिया, उन सबकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी ना निकले और डी चौक में पाकिस्तानी ना पहुँचे तो ये मेहनत ज़ाया होने वाली बात है। अब लोग जो है इस बात को समझते हैं और एक अंडरग्राउंड कैंपेन चल रही है बड़ी खौफनाक किस्म की। अब देखते हैं कि कल सुबह से लेकर शाम तक हम क्या मनाज़िर देखेंगे और क्या सूरत-ए-हाल देखेंगे पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली इस्लामाबाद में और डी चौक में। ये तो वहीं पता चलेगा कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 लाख से ज़्यादा वोटर है, और अगर 3 लाख से ज़्यादा वोटर है, उसका 10% भी निकल आया ना, तो पुलिस की दौड़ें लग जाएंगी। पाकिस्तान की पुलिस में इतनी कैपेसिटी नहीं है, और मैंने देखा है उनको, जहाँ पे उनके सामने उजामत होती है वहाँ पे वो भाग जाते हैं।
और लोगों के ऊपर ब्रूटल तशद्दुद। याद रखें, पुलिस गोली कब चलाती है? पुलिस गोली तब चलाती है जब वो बेबस हो जाती है, और पुलिस ने बार बार गोली चला के बताया कि वो बेबस हो गई है, और बार बार वो बेबस होती है। अब ये एक तरफ चल रहा है कि पूरे पंजाब में ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है, लाहौर में भी जो है वो दफ़ा 144 लगा दी गई है। इमरान खान साहब जहाँ एहतजाज का ऐलान करते हैं वहाँ दफ़ा 144 लग जाती है। 6 दिन के लिए लाहौर में लगाई गई है, और पंजाब में इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसी एक सूरत हाल बनी हुई है, और यानी इजाफी नफरियाँ बुलवाई जा रही हैं, छुट्टियाँ मनसूख की जा रही हैं। एक ऐसा लगता है कि इमरजेंसी है और हर हाल में ये तरमीम पास करवानी है इन्होंने, जो मर्जी हो जाए। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा ऐलान है। इसमें हाई कोर्ट बार है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है और इस्लामाबाद बार कौंसिल है। इन्होंने कहा जी हम मुस्तरद करते हैं इस आईनी तरमीम को, इसको रोकने के लिए मुकम्मल तौर पे हम मुज़ामत भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं, अगर ये आईनी तरमीम आ गई तो एक सेशन कोर्ट के इख्तियारात के बराबर रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये 6 जजों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया गया है, जिन्होंने खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीफ जस्टिस इस साजिश में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। कादी फ़ायद ईसा साहब पे बड़ा संगीन एलिगेशन आया इस्लामाबाद के वकला की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि हम 7 तारीख को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन को इस्लामाबाद में बुला रहे हैं। यानी ये सारे वकला पहुंचेंगे, हफ्ते वाले दिन वहाँ पे कन्वेंशन करेंगे, जुमे को पहुंचेंगे, हफ्ते को पेशावर में कन्वेंशन करेंगे, एतवार को पहुंचेंगे इस्लामाबाद, और पीर वाले दिन जो है वो इस्लामाबाद में कन्वेंशन करेंगे। तो ये एक तहरीक बनती चली जा रही है। वकला ने ये कहा, और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर के पैरोकारों के मरने के बाद भी हम उनका एहतसाब करेंगे। उन जजों का जो आईनी अदालत में आएंगे उनका हम घेराव करेंगे। और ये घेराव की बात पहली दफ़ा नहीं हुई, ये बात माजी में भी लोग करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से भी आपने सुना था। तो इसको सुनने के बाद कोई उछल कूद ना करे। अब देखना यह है कि सुबह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह का मोमेंटम पकड़ती है, और इम्तिहान सबसे बड़ा यह है कि फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MNAs को कैसे मजबूर करती है कि वो लोटे ना बने। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।